सुना है सबने, इन पे हमारी अकाउंटिंग निर्भर होती है, बेस्ड होती है, हमारी अकाउंटिंग इन पे डिपेंड करती है। तो ये हमारे लिए, हम इनको बोल देते हैं ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिख लो बच्चों, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। इसको मैंने ऐसे याद रख रखा है, जीसीए, 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 गोइंग कंसर्न ये, कंसिस्टेंसी सी के लिए और अक्रूवल बेसिस ए के लिए, ऐसे मैंने इसको याद रखा हुआ है, जीसीए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। देखो बच्चों क्या होता है, गोइंग कंसर्न क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सालों साल चलती रहेगी, इसके लिए जी बोल देता हूं एक्रोनिम, ये सी ये ए। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो ईयर टू ईयर, लॉन्ग रन तक, इट विल कंटिन्यू फॉर एवर, इट इज रेफर्ड हियर एज व्हाट, गोइंग कंसर्न। यहां पर बच्चों बोला गया है गोइंग कंसर्न। तो ये चीज यहां पर, और इसका मतलब, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? जी बच्चों, अब देखिए मैं तो कुछ बातें बता, जैसे कोई कहेगा, जैसे बच्चों ये मुझे ना रटी भी पड़ी है, समझी भी पड़ी है, और कोई, अब कोई कहेगा रटी क्या है, मुझे, मेरे को एक लाइन नहीं याद है, एक अक्षर मुझे याद नहीं है कि इसमें लाइन टू लाइन क्या लिखा है बुक में, मुझे नहीं पता, बट मैंने समझा हुआ है। ये बात हमेशा बच्चों आप जिंदगी में याद रख लो कि समझी हुई चीज आपको कभी नहीं भूलती है, और रटी हुई चीज आप कभी भी भूल सकते हो। जब कोई परफॉर्मर रटना हो तो हम भूल जाते हैं। जब, अब ये देखिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ एक एक करके, फिर मैं एक एक करके बुक में भी पढ़ूंगा, क्योंकि ये डीके गोल सर की बुक का स्कैन पे इमेजेस है। ये देखिए बच्चों, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न ये है ना। तो गोइंग कंसर्न का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग ईयर्स तक चलती रहेगी, इसके फ्यूचर में बंद होने के कोई चांस नहीं है। कंपनी के लिए भी सोच सकते हैं, बिजनेस के लिए भी, जब बिजनेस के अस्तित्व को लेकर कोई खतरा ना हो, जब बिजनेस के अस्तित्व को लेके, फ्यूचर को लेके कोई खतरा ना हो, तो समझ लो ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न है। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट, अ गोइंग कंसर्न। ठीक है बच्चों। जी, अब आता है, सुनिए, कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न क्या है, फिर सुन लीजिए इसका एक एग्जांपल। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो, अब एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूसरा दे रहा हूं, क्या चीज है गोइंग कंसर्न नहीं है, उससे आपको याद आ जाएगा क्या गोइंग कंसर्न है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा नेगेटिव एग्जांपल है, उसके गोदाम में, प्लांट में भीषण आग लग गई, और उसका गोदाम प्लांट बीमा भी नहीं था। उसने बोला साहब अब कुछ हो जाए, मैं इसको दोबारा से नहीं बना सकता, ना मेरे में इतना पैसा है ना सामर्थ्य है, और मैं इस बिजनेस को अब आगे नहीं चलाने वाला हूं। तो समझ लो वो बिजनेस ऑफ फ्यूचर में क्या गोइंग कंसर्न है? क्या हम ये कह सकते हो सालों साल चलता रहेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि उस बिजनेसमैन का क्या कहना है कि हमारा बिजनेस क्या नहीं था, इंश्योर्ड, और अब मेरे को कोई हिम्मत है भी नहीं, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो समझ लो वो बिजनेस क्या नहीं है। मैसिव फायर एक्सीडेंट स्पॉइल्ड द गोडाउन प्लांट fully, and businessman does not have the capacity to what, to start it again. He has folded hand and said I have become bankrupt, I'm not going to start it again. समझे? तो समझ लो बच्चों ये बिजनेस जो है क्या है, गोइंग कंसर्न।
देखो बेटे अब आगे सुनो, सुनो बच्चों आगे। तो गोइंग कंसर्न जो है, सुनिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, कंसिस्टेंट गोइंग कंसर्न का मतलब है कि बिजनेस, देखिए मैं आपको एक ईयर लिख रहा हूं, सपोज करो यहां देखो 19-20, 19-20 ये फाइनेंशियल ईयर है, 20-21, 18-19 ये चलता जाता है ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर बिजनेस क्या रहता है, गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इसको क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न। कब गोइंग कंसर्न नहीं होगा, जब कोई ऐसी भयानक दुर्घटना हो जाए, मंदी आ जाए, या वो बिजनेस को सरकारी ऑर्डर आ जाए कि क्या करो, कभी ऐसे सरकारी ऑर्डर आ जाए कि जी इन बिजनेसेस को बंद कर दो, और वो उसके बाद बिजनेस आगे चल ना पाए, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों, इट इज गोइंग कंसर्न, इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैंने बच्चों अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि एक भयानक दुर्घटना में एक आदमी का प्लांट मशीनरी क्या हो गई, बोलिए क्या हो गई, सब प्लांट मशीनरी सब चीज क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, और वो बीमा भी नहीं था। जब बीमा भी नहीं था तो उस बिजनेसमैन ने ये कहा कि यार मैं इसको अब दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकता। ये बात किसने बोली, तो समझ लो वो बिजनेस क्या नहीं है, देन बिजनेस इज नॉट व्हाट, और व्हेन इट इज अ गोइंग कंसर्न, when there is no threat to its existence in future, that business is what, बस ये गोइंग कंसर्न। तो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज एवरी बिजनेस इज व्हाट, गोइंग कंसर्न। सर हम एक, मैं इसको एक एग्जांपल दे रहा हूं, और एक ऐसी मतलब मेरे मन में बात आ गई, आपने कभी बिजनेसमैन को देखा होगा, पता है वो क्या लाइन बोलते हैं कि मैंने दुकान बढ़ा दी, बंद नहीं बोलते वो, क्या बोलते हैं, बढ़ाने का मतलब होता है और ग्रो कर दी, जबकि वो शट डाउन करते हैं शॉप को, सुबह फिर खोलते हैं। लेकिन वो कहते हैं मुख में, और इसीलिए लोग, बड़े लोग हमें सिखाते भी हैं कि पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करो, बिकॉज वी लिव इन अ पॉजिटिव डिलेमा, पॉजिटिव स्टेट, सॉरी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। एक ऐसे असाइलम में हम रहते हैं जो पॉजिटिव होता है, और तभी हम कल एक आया बच्चों, बहुत ही देखो बात से बात निकल के आती है, एक स्टडी कल आई, उसमें आया कि हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान की तुलना में भी ज्यादा डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। खुशहाल देश नहीं है इंडिया। एक सोच, आप गूगल कर लेना, मैं अभी कर दूंगा, खोल दूंगा, 147 कंट्रीज की रेटिंग में इंडिया की रेटिंग 137 है खुशहाल में, कि खुशहाल देश नहीं है ये कुछ भी सैम, और ये स्टडी भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है। अब आप इससे अंदाजा लगाओ, एक मैं बात तो बिजनेस की कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कुछ मापदंड लिए, कुछ पैमाने लिए, कल ही आई है रिसर्च, तो मैं अभी उसका आपको लिंक भी दूंगा, और आप देखना उसको, उसमें यह आया कि इंडिया जो है, इट इज नॉट अ हैप्पी नेशन। इंडिया इज नॉट अ हैप्पी नेशन। तो अब आप इससे बच्चों अंदाजा लगाओ कि ये गोइंग कंसर्न। अब आता है बच्चों कंसिस्टेंसी, अगला आता है कंसिस्टेंसी। देखिए बच्चों कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी है बच्चों, अब बच्चों देखिए, कोई ये कहेगा सर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहां लगते हैं, वेयर डू वी अप्लाई, सर ये हर जगह लगते हैं अकाउंट्स में, जर्नल एंट्री से लेकर फाइनल अकाउंट तक ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन लगते हैं।
और ये किसी के कोर्स, ये कोर्स से मतलब नहीं है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो बंदा जर्नल एंट्री कर रहा है। अब देखिए, हम लोग एक वर्ड बोलते हैं सेपरेट एंटिटी जर्नल एंट्री में, बिजनेस की बुक्स में जर्नल एंट्री करते हैं ना, वी मेक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस क्या है? सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। अब आता है बच्चों गोइंग कंसर्न, मैंने बता दिया। बिजनेस गोइंग कंसर्न का मतलब है बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग है और बिजनेस के फ्यूचर को लेकर कोई खतरा नहीं है। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? एक बार जब हम अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन, स्टॉक वैल्यूएशन कर लेंगे, मेथड ले लेंगे, उसके बाद हम वही मेथड रखेंगे। रोज रोज कौन से मेथड नहीं बदलेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज, जैसे मैंने बोला हम लोग जैसे हमने WDV मेथड ले लिया डेप्रिसिएशन का, हमने रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगाया, तो अब हम लॉन्ग लास्टिंग क्या करने वाले हैं? हमेशा WDV मेथड लगाने वाले, ऑलवेज। रोज रोज मेथड नहीं बदलेंगे। नहीं यार इस साल मेरा मन हो रहा है SLM लगा दूं, अगले साल नहीं नहीं यार वो WDV ठीक था, नहीं नहीं सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड लगा दूं। नो, इट वोंट वर्क, डोंट डू इट। व्हाट यू नीड टू डू, कौन सा मेथड लगाओ? एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो कर दी। समझ आ रहा है? तो कंसिस्टेंसी इसको बोलते हैं। अक्रूवल बेसिस, जब हम हर 12 महीने के बाद बच्चों अपनी बुक्स बंद करते हैं, वी क्लोज बुक्स आफ्टर कब? आफ्टर एवरी 12 मंथ्स हम अपनी बुक्स बंद करते हैं बंद, बोलो। तो क्या हम 10 महीने के ही खर्चे रिकॉर्ड करते हैं या 12 महीने के करते हैं? जब आप P&L बनाओगे तो कितने महीने के PL डालोगे? PL में खर्चे 12 मंथ्स के डालोगे, और इनकम कितने मंथ्स की लोगे? 12 मंथ्स की लोगे। इसका एग्जांपल सुनो, ये देखो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं, ये देखिए। वी आर वर्किंग, हैव अ लुक नाउ। आगे देखिए, अब आता है बच्चों जो अगला स्टेप है कि जो मैं बता रहा था, ये देखिए बहुत ही बढ़िया, ये नोट्स है, हो सकता है मैं ये भेज दूं अभी। ये बहुत ही बढ़िया बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। सर इसके बगैर कोई आदमी कोई किसी तरह की अकाउंट्स नहीं सीख सकता, हो ही नहीं सकता। देखिए अब आता है सेपरेट एंड, ये हो गया अक्रूवल। अक्रूवल का मतलब क्या है? अक्रूवल बेसिस का मतलब है बच्चों कितने मंथ्स के खर्चे लेना और कितने मंथ्स की इनकम लेना। अब इसका एग्जांपल देखो, ये देखिए, ये आप PL बनाते हो, यहां पर क्या, अच्छा PL बनाते हो, चलो ट्रेडिंग भी बनाते हो। आप यहाँ सेल्स कितने मंथ्स की लेते हो? 12 मंथ्स की। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर आप कौन सी सेल्स लेते हो? कैश सेल्स। यहाँ कौन सी सेल्स लेते हो? क्रेडिट सेल्स। क्या आपको प्राप्त हो गई, पैसे मिल चुके? नहीं, लेकिन आप लेते हो ना। तो ये कौन सी बेसिस का प्रूफ है? ये तो उधार है ना सर। आप उधार सेल्स को क्यों ले रहे? पैसे तो आने दो। नहीं, मगर क्या रूल है? कंसिडर व्हाट? सेल्स वेदर रिसीव्ड और नॉट। इधर आ जाओ, परचेज। क्या आप कैश परचेज लेते हो या दोनों लेते हो? बोलो, दोनों लेते हो। आप वेजेस कितने मंथ्स की लेते हो? 10 मंथ्स की या 12 मंथ्स की? काट दो उसको, ये लेते हो, लेते हो ना। फिर इसके नीचे PL बनाते हो, तो कितने मंथ्स की सैलरी लेते हो? जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो कितने मंथ्स की सैलरी लेते हो बच्चों? 12 मंथ्स की, यही तो लेते हो। बोलिए, सुनते जाइए। यहां पर आप लेते हो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने मंथ्स की लेते हो? कितने मंथ्स की लेते हो? 12 मंथ्स की। ये कौन सा बेसिस है? इट इज कॉल्ड व्हाट? अक्रूवल बेसिस। अब देखिए बच्चों, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, तीनों क्लियर हो गए। बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग है, चलता रहेगा, क्या है? गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी,
एक बार अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया तो कर लिया, उसके बाद बार बार चेंज मत करो। जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड, स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने की पॉलिसी, गुडविल को राइट ऑफ करने की पॉलिसी, कुछ ऐसी डिसीजन है जिसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कोई कहेगा जरा स्कोर एक्सप्लेन कर दो, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। आप स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड है, स्टॉक वैल्यूएशन के क्या, और ये बच्चों बीकॉम के कोर्स में भी स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड, ठीक है। एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन, फिर एक बहुत पॉपुलर मेथड है क्या, वेटेड एवरेज। वो ये कहते हैं एक बार आपने कौन सा ले लो, बस ले लो, अब किस पे कंटिन्यू करो, इसको मना करते हैं। इसको कभी कभी बोल देते हैं ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, वेटेड एवरेज। वो कहते हैं बस ले लो तो ले लो, कैरी ऑन। इसको बोलते हैं जब आपको बदलना नहीं है, एक बार जो ले लिया तो ले लिया, क्या है ये, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट मेथड ऑफ चार्जिंग व्हाट, depreciation, consistent method of charging stock valuation. जी, स्टॉक वैल्यूएशन, गुडविल राइट ऑफ एटसेट्रा, इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप क्या करो, मेथड जो भी अकाउंटिंग का लेना है उस पे क्या करो, कंसिस्टेंसी रखो, या उस पे क्या करो, जैसे हम बोलते हैं एक पे स्टिक कर। जी ठीक है बच्चों, ये कहानी है। अब आगे आते हैं, और क्या है, अब आता है बच्चों सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी, आप देखो इसका बहुत ही बढ़िया प्रूफ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जरा ध्यान से देखने में क्या कह रहा हूं, पेबल बाय प्रोपराइटर टू बिजनेस। कोई कहेगा क्या बातें कर रहे हो यार, ये प्रोपराइटर और बिजनेस क्या अलग है, तो बोलते हैं यस अलग है। तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है, और प्रोपराइटर कहता है मैं तो पे कर रहा हूं, तो हम कहते हैं बिजनेस तो तुम्हारा ही है, वो कहता है नहीं। और इसका दूसरा एग्जांपल, एक कोई इमेजिनरी नेम है, मिस्टर मोहनलाल है, स्टेशनरी की दुकान है, और स्टेशनरी की दुकान के बाहर लिखा है भारत स्टेशनरी। अब मोहनलाल का बैंक अकाउंट मोहनलाल के नाम से खुलेगा या भारत स्टेशनरी के नाम से खुलेगा। अब आप इससे दिमाग लगा लो कि वो भारत स्टेशनरी का मालिक कौन है, मोहनलाल। तो मोहनलाल का बैंक अकाउंट मोहनलाल के नाम से क्यों नहीं खुल रहा। कितना बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं मैं, लिखो इस एग्जांपल को। मिस्टर मोहनलाल इज द सोल प्रोपराइटर of a shop. Mr. Mohanlal is a sole proprietor Mr. Mohanlal is a sole proprietor of the shop.
कॉल्ड भारत स्टेशनरी, कॉल्ड भारत स्टेशनरी। भारत स्टेशनरी की शॉप है, मोहनलाल क्या है, उसके मालिक है। बैंक अकाउंट इज करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ आया? बैंक अकाउंट क्या है, कौन सा बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है। क्लियर? बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक अकाउंट जब करंट अकाउंट है तो किस नाम से खुला? फिर लिखो, द नेम एट विच बैंक अकाउंट इज ओपनड इज भारत स्टेशनरी। नेम एट विच बैंक अकाउंट इज ओपनड इज व्हाट? जिस नाम से बच्चों बैंक अकाउंट खुला वो बैंक अकाउंट क्या है? भारत स्टेशनरी है। समझे? और फिर लिख दो, ऑथोराइज सिग्नेटरी इज मोहनलाल। ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी कौन है? हु इज ऑथोराइज सिग्नेटरी बच्चों? मोहनलाल। मतलब चेक साइन कौन करेगा? मोहनलाल करेगा। मगर बैंक अकाउंट किस नाम से खुला? तो क्या माना जाए इसको? सेपरेट एंटिटी। इसका मतलब मोहनलाल अलग है किससे? भारत। लिखो, इट मींस मोहनलाल इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम, इट मींस मोहनलाल इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम। जी बच्चों देखो, तो ये बच्चों ऑथोराइज सिग्नेटरी हो गया यार। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, मोहनलाल इज, ये हाइपोथेटिकल नेम है। अब ये मत पूछने मोहनलाल कौन है, कोई नहीं है यार, ऐसी सोच लिया, एक्स की जगह मोहनलाल लिख दिया। मोहनलाल इज क्या? डिस्टिंक्ट फ्रॉम भारत स्टेशनरी। और जो हम बुक्स लिखेंगे, बुक्स लिखेंगे बुक्स ऑफ भारत स्टेशनरी। और जब आप टैली में फॉर्म का नाम लिखोगे क्या लिखोगे? और मालिक मोहनलाल है। बैंक अकाउंट किस नाम से खुल रहा है? मोहनलाल के नाम से खुल रहा है। आप सोचिए क्या मेथड है, कैसी अकाउंटिंग है ये। आदमी वो इमोजीज नहीं होता ऐसे वाला है, ऐसे ही करेगा आदमी, क्या चक्कर है यार। ऐसे वाला नहीं, वो यूं जो एक यूं, हाँ यूं, आदमी सोच में ही पड़ जाएगा, यूं क्या है ये, तो ये तो एक ही है। आप सोचो ना बच्चों, दुकान मतलब बिजनेस का नाम अलग है और मालिक और अकाउंटिंग किसकी हो रही है? हम लिख देते हैं बुक्स ऑफ मोहनलाल, लिख दो, लेकिन एक्चुअली वो बुक्स ऑफ बिजनेस है, मोहनलाल की बुक्स नहीं है वो। मोहनलाल, इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ उन्होंने कहा था, उन्होंने, मैंने एक जगह पढ़ा था, उन्होंने कहा, ये एक जगह इसी का बता रहा हूं, इन्होंने पूछा था बताओ कौन सा प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, उन्होंने कहा ये बैलेंस शीट होती है, उन्होंने कहा यहां पर कैपिटल में ऊपर क्या लिखा हुआ था? लायबिलिटी। और कैपिटल में वो पैसा था जो किसने कंट्रीब्यूट किया था? प्रोपराइटर ने। उसने कहा मैं हैरान हो गया उस पैसे का नाम देखकर, किधर लिखा हुआ? लायबिलिटी में। उसने कहा किसको देना है? तो ये क्वेश्चन था एग्जाम में, बताओ कौन सा प्रिंसिपल है ये? घुमा के बच्चों, ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं उनको याद रखना, आप ये याद रखने वाली। अब आता है बच्चों मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब देखिए आप, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, इसमें भी एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल है भाई, मजा आ जाता है। सपोज करो एक बंदे ने गुड्स खरीदा, परचेजेस ऑफ गुड्स, और उसकी गुड्स का मतलब उसकी अनाज की दुकान है, और उसने अपनी दुकान के लिए वीट खरीदी 10 बैग्स। तो वो जनरल एंट्री क्या करेगा? परचेजेस टू कैश। तो यहां पर क्या लिखेगा? 10 बैग्स या 10 क्विंटल? 10 बैग्स मतलब रुपीज में कभी देखे बैग्स लिखे?
तो खिसक गए हो तुम। 10 बैग्स लिखेगा, कह रहा 10 बैग्स लिखेगा। 10 बैग्स लिखेंगे बच्चों का, क्या लिखेंगे उसकी जगह? तो ये क्या है? कैन वी राइट इन कमोडिटी? तो सोच के बोलो ना, इसकी जगह क्या लिखेंगे? इस बैग्स की जगह उसकी अमाउंट लिखनी है। मान लो ये 10 बैग्स 15,000 रुपए के हैं, तो हम यहां क्या लिखेंगे? 15। इसका मतलब क्वांटिटी को, क्वांटिटी बोल रहे 10 बैग्स लिखेंगे, क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करना है? मनी में। क्वांटिटी टू बी converted into money and then record, then do what? Record, then record। क्वांटिटी को मनी में कन्वर्ट करना है, फिर इसको क्या करना है? रिकॉर्ड करना। गॉट इट? ये बच्चों का नहीं। अब आता आगे अगला, इसको क्या बोलते हैं? इस वाले प्रिंसिपल को मनी मेजरमेंट। अब मैं बोल रहा हूं 100 मीटर कपड़ा बेचा, तो कैश टू सेल्स लिखोगे, तो वहां पे 100 मीटर लिखोगे? नो, क्या लिखोगे? वैल्यू। ये मनी मेजरमेंट है, समझो आप इस चीज को। तो व्हाट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, वही चीज रिकॉर्ड होती है। समझ आया बच्चों? अब आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, क्लोज बुक्स कब कब? आफ्टर एवरी। और दो पॉपुलर तरीके हैं इसके, ज्यादातर तो फाइनेंशियल ईयर बेसिस है। अक्सर बुक्स कब बंद करते हैं हम? 31 मार्च, जो भी ईयर हो, और हम ऐसे लिखते हैं ईयर को कि ये 18-19 है, या ये क्या है 19-20 है, ऐसे लिखते हैं। FY बेसिस। विच बेसिस? फाइनेंशियल ईयर बेसिस। इट इज विच बेसिस। और एक और है, एक और तरीका होता है जो पॉपुलर है, कैलेंडर ईयर बेसिस। कैलेंडर कब खत्म होता है? 31। अब ये मत बोल देना हमारे तो कैलेंडर में जनवरी के बाद फिर एक पन्ना फाड़ना पड़ता है, फिर फरवरी आता है। सर वो सबको पता है, एक पन्ना एक पे भी हो सकता है, लेकिन कैलेंडर इज ऑलवेज मेंट फॉर विच एंड्स ऑन विच डेट? 31 दिसंबर। समझे बच्चों? ये आगे सुनते जाए। ये हमारा हो गया कौन सा बेसिस, मतलब ये क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? कब बंद करो बुक्स? 12 मंथ्स के। अब आता बच्चों रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। रेवेन्यू का मतलब होता है व्हेन टू रिकॉग्नाइज इनकम। इनकम को कब रिकॉग्नाइज करना है? इनकम को कब रिकॉग्नाइज करना है? इसका जवाब आता है व्हेन टू रिकॉग्नाइज इनकम। समझ रहे बच्चों? इसका जवाब है जब आपको यह लगे कि अब मेरी कमाई हो चुकी है और अब मैं मान सकता हूं कि पैसे आएंगे, सामान वापस
नहीं आएगा तो आप उसको इनकम मान सकते हो। आपने एक एग्जांपल सुना होगा कि गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल होता था। एक आदमी क्या कहता था कि मैं ये अच्छा, आप एक और एग्जांपल दे रहा हूं। आपने अक्सर देखा होगा ऑनलाइन गुड्स मंगाते हैं लोग। ऑनलाइन जब गुड्स मंगाते हैं तो उसमें कुछ लोगों का ये कहना होता है कि शर्त में लिखा होता है कि हम 25 दिन के बाद माल वापस, 30 दिन का रिटर्न का भी टाइम है, या 15 डेज या 10 डेज रिटर्न पॉलिसी। तो उसमें वो जो दुकानदार हैं कब तक इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करते? जब तक वो रिटर्न का टाइम समाप्त ना हो जाए। वो कहते हैं भाई कभी भी माल क्या हो सकता है, वापस आ सकता है। तो अभी इसको इनकम रिकॉग्नाइज मत करो। अब जैसे एक दुकानदार हो आप, आपने दुकान पे लिख रखा है गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न। और कभी कभी आपने सामान में देखा होगा, अमेजोन में भी लिखा रहता है नो रिटर्न पॉलिसी। तो आप इमीडिएट रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो क्या डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन। व्हेन टू रिकॉग्नाइज इनकम, इनकम को कब रिकॉग्नाइज करें, तो इसका वो जवाब देते हैं इट डिपेंड्स, डिपेंड करता है सिचुएशन टू। यदि गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस है, अभी अभी पक्का नहीं है, ग्राहक लेगा और रिटर्न भी कर सकता है, तो रिकॉग्निशन को क्या करो, रोक दो, धैर्य रखो। एक वर्ड अभी आगे और पढ़ेंगे हम, क्या, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव का मतलब होता है यार मैं बड़ा नैरो माइंडेड हूं, नैरो होके चल रहा हूं। आई एम लाइक टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। वाई? बिकॉज लग रहा है कि पता नहीं प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा, होगा भी या नहीं होगा। तो जब आपको क्या हो जाए, श्योर शॉट, क्या, जब आपको श्योर शॉट हो जाए क्या, कि अब कमाई हो गई, हो चुकी, ऑलरेडी कमाई हो गई, हो चुकी, तब आप क्या अज्यूम करो, अज्यूम व्हाट, इनकम हैज बीन अर्नड। क्या मानो, इनकम कमा ली, अर्न कर ली। इसको बच्चों बोलते हैं हम क्या, विच बेसिस, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। क्योंकि रेवेन्यू बोलते कमाई को, तो कमाई कब हुई मानी जाए, उसका उचित समय देखना पड़ता है बिजनेसमैन को। क्योंकि हम लोगों को ट्रायल देते हैं, कोटेशन देते हैं, ऑर्डर मिलता है, तो वो ये यही कह रहे हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब है ये बिजनेसमैन को जजमेंट हो जाता है कि कब वो इनकम को रिकॉग्नाइज करे। अब एक एग्जांपल और दे रहा हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल आया है आज इसका। आपका गोडाउन है, ध्यान से देखना, गोडाउन रेंट है, इनकम है। क्या रेंट रोज रोज मिलता होगा या महीने के आखिरी दिन मिलता होगा? महीने के आखिरी दिन मिलता होगा, तभी कमाई मानी जाएगी। तो तो ये जो रेंट है कब इनकम रिकॉग्नाइज होती होगी, व्हेन मंथ इज कंप्लीट, देन रेंट इज अर्नड, मतलब अज्यूम टू बी अर्नड। सर क्या आप जिसको गोडाउन किराए पे दे रखा हो, जिसको गोडाउन किराए पे दे रखा हो, उससे अगर रोज घंटी बजाने चले जाए तो सर आज का किराया, अगले दिन फिर सर आज का किराया, वो कहेगा यार पागल आदमी यार, तो रोज ही आ जाता है यार। तो कब किराया अर्न हुआ हुआ माना जाए, किराया कब माने कि कमा लिया? तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन किराए का कब होगा, रोज या महीने के आखिरी दिन? इसी को रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलते हैं। सर किराया तो आपको रोज ही अक्रू हो रहा है, अक्रू तो हो रहा है ना, लेकिन मिलेगा कब, मंथ कंप्लीट होने के बाद। इसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलते हैं कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है।
अब आता है बच्चों वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट। इसका एक वर्ड आता है वाउचर। वाउचर सुना? वाउचर, आप कुछ सामान खरीदते हो, एक बिल मिलता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वाउचर। आप लोग स्कूल या कॉलेज में, सब लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जब आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज से आपको कोई रसीद मिलती है? कई बार आप बोलते हो सर मेरा फी रिसीट नंबर ये है, मैं इस कॉलेज में हूं, मेरा ये फी रिसीट नंबर है। तो वो जो फी रिसीट नंबर है और जो आपको आइडेंटिटी कार्ड मिला है वो क्या है? वाउचर है। उससे क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हो और आपने एडमिशन प्रोसेस को क्लियर किया है। इसको बोलते हैं क्या? तो अकाउंट्स में सुनना है ध्यान से, एक वर्ड और आता है, इसको बोलते हैं ऑडिटिंग। और एक और वर्ड आता है जिसको बोलते हैं वाउचिंग। और ऑडिटिंग कौन करता है? ऑडिटर। और ऑडिटर कौन होता है? सीए। और सीए का जो शुरुआत होती है काम की, वो किससे होती है? वाउचिंग से। और वाउचिंग को बोलते हैं वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट। कि ट्रांजैक्शन हुई। अक्सर हम क्या बोलते हैं बैंक में कि सर रसीद दे दो, इसकी मोहर लगा दो, प्रूफ दे दो मैंने पैसे जमा कराए। मैं कई बार बच्चे को बोलता हूं कि तुझे पापा ने दिए 50,000 रुपए, जा बेटा बैंक में जमा करके आ। और अब बैंक में कैशियर बैठा, अंकल ये पकड़ो जल्दी से, बस ये पापा ने दिए, आप कर देना जमा। अच्छा अंकल बाय। और घर पे आके बोला पापा को, पापा मैं दे आई थी अंकल को, आपने बोला था बैंक में दे आना। तो पापा बोलेंगे कोई रसीद ली बेटा, कुछ लिया? क्या बोलोगे आप? पापा रसीद की क्या जरूरत है, अंकल तो बहुत अच्छे हैं, मैं दे आई। सर ऐसे नहीं होता है। आप क्या मांगोगे उन अंकल से? दैट इज कॉल्ड वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट। और जो इनवॉइसेस इशू होती है, अक्सर आपने देखा होगा माल बेचते हो तो इनवॉइस आती है। और आजकल तो बच्चों डिजिटल इनवॉइसेस हैं, ऑनलाइन ही आ जाती हैं। आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो एकदम एविडेंस हो जा रहा है। इसके लिए ये भी अकाउंट्स में जरूरी है। और अगर जो ये अकाउंट्स में नहीं होगा बच्चों, तो अकाउंटेंट करेगा क्या? तो वो जो बिल्स हैं, वो जो इनवॉइसेस हैं, वो वाउचर जो है उनको क्या बोलते हैं? तो ये कहते हैं अकाउंटिंग में एक चीज और क्या जरूरी है? क्या करना? ट्रांजैक्शन का प्रूफ रखना जरूरी है। यदि आपने सामान खरीदा, बिल रखो, बैंक से पेमेंट करो और प्रूफ जनरेट करो। दिस इज कॉल्ड व्हाट? वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट। आगे देखिए बच्चों, अब आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। 1,000 किलोग्राम मटेरियल खरीदा 20 रुपए के हिसाब से, कितने का? 20,000 का। 9,000 किलोग्राम सोल्ड 19,500 का। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? काफी विद्वान लोग हैं मेरे साथ, एकदम काफी विद्वानों के बीच में हूं मैं, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जरा मुझे सही प्रॉफिट बता दीजिए, या लॉस जो भी है बता दो, बता दो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, गुड। बच्चे प्रॉफिट बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। लॉस हुआ?
नहीं 900 किलो रखना पड़ेगा। हाँ 900। अब ठीक है, वो मैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? पहले लॉस ही लग रहा था। नहीं वो खैर मैंने वो गलत लिख दिया था। नहीं वो 900 ही था मेरे माइंड में, एक्चुअली मैं लगा यहाँ 10,000। तो 900 किलोग्राम सोल्ड, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कैसे, कितना हुआ? 1.6 बताओ बताओ, लिख के कैलकुलेट करो। 9500 देखो बच्चों इसका जवाब सुन लो। प्रॉफिट कैसे हुआ सुनो। पहली बात बच्चों, सेल्स 900 किलोग्राम की सेल्स है ना, माइनस 900 किलोग्राम की, सर 900 केजी की सेल्स है ना, तो 900 केजी की क्या लेनी पड़ेगी? कॉस्ट। सर ये कॉस्ट कितनी है? 1000 किलोग्राम। और ये कितनी है? तो ऐसे कोई हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा देखना जरा। 19,500 माइनस 20,000 अपॉन 1000 इंटू इक्वल टू 19,500 ये गलत हो रहा है, यही ठीक है, इन माइनस 900 इंटू 20 बिल्कुल सही जवाब। ये कितना प्रॉफिट हुआ? तो आपने माल कितना खरीदा? 1000, बेचा कितना? 900। प्रॉफिट कब निकलेगा? 900 की सेल में से 900 की कॉस्ट घटानी है, मैच करो उसको। अरे भाई खरीदा तो 1000 किलोग्राम, बेचा कितना? 900, तो कैसे प्रॉफिट निकलेगा? प्रॉफिट कब निकलेगा बच्चों? समझे बच्चों? तो इसका मतलब क्या रूल है? सेल्स ऑफ 900 केजी माइनस सेम क्वांटिटी, ठीक है? सुनो बच्चों फटाफट, ये होने वाला पूरा। अब आता है बच्चों हिस्टोरिकल कॉस्ट। एसेट्स को, पर्टिकुलरली एसेट्स को किस पे शो करो? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। शो द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट व्हाट? एक आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या होता है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है। शो द एसेट्स एट व्हाट? शो द एसेट्स एट व्हाट? हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे मान लीजिए एक लैंड खरीदी मैंने 20 लाख की, हो सकता है वो आज बढ़ गई हो, तो कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है रिकॉर्ड द, उसमें दूसरा मेथड भी है, एक रिवैल्यूएशन मेथड भी है, लेकिन वो यहां क्या बोलते हैं? एक हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लो। मतलब जैसे आपने माल खरीदा, जिस प्राइस पे खरीदा उसी पे रिकॉर्ड करो। गुड्स है ना, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, और एसेट्स खरीदी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। जैसे रोज उसका प्राइस क्या हो रहा है, आए दिन बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, लेकिन आप उसके प्राइस को रोज रोज चेंज नहीं करो। इसको क्या बोलते हैं? अब आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। देखो बच्चों हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, एक एग्जांपल सुनिए। आपने लैंड खरीदी 1900, सपोज सुनो इधर, आपने बिजनेस शुरू करा 2005 में। यू परचेज लैंड फॉर 50 lakhs, ठीक है? यू कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग on that land. Now the cost is what? 70. So your building or land will remain in the books for what? And now the land market price is 80 lakhs in 2020.
विल यू चेंज द प्राइस और यू विल कंटिन्यू विद व्हाट? 50 लाख। तो ये कौन से प्राइस पे कंटिन्यू करो? ये हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपने गुड्स खरीदा, स्टॉक खरीदा, परचेज करा, तो कॉस्ट पे ले लो। अब उसका प्राइस मार्केट में रोज क्या हो रहा है? अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, लेकिन आप किस पे लिखो? आप जैसे आपने माल खरीदा, आपने गेहूं खरीदी, आपकी अनाज की दुकान है, और एक दिन पहले गेहूं खरीदी 2000 पर बैग। एक बात सुनो, आपने ज्वेलर्स देखे? ज्वेलरी का रेट रोज क्या होता है? सोने का रेट रोज नया आता है। लेकिन अब सुनार ने जो सोना खरीद लिया तो खरीद लिया ना, रोज रोज कोई बदलता रहेगा वो अपने मटेरियल की परचेज को। इसको क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर? अब देखिए, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। अब आप एक डेबिट करोगे और एक, इसमें आपने एक चीज सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं क्या? असेट्स इक्वल टू। सपोज आपने बिजनेस में कैपिटल लेके आए 5 लाख की, लायबिलिटी 0, कैपिटल कितनी? 5। फिर आपने मशीन खरीदी, तो क्या होगा? -2, कैश चला गया और मशीन आ गई। मशीन डेबिट टू कैश, A प्लस A, तो आपकी वापस क्या इक्वेशन बन गई? हर ट्रांजैक्शन का कितनी जगह असर होता है? 2 जगह। इसको हम क्या बोलते हैं? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर? और एक और आता बच्चों, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है हायर परचेज। क्या एग्जांपल है? आप मुझे बताना, हायर परचेज में मालिक, जो परचेजर होता है, मालिक कब बनता है? जब वो क्या करता है? आखिरी इंस्टॉलमेंट देता है। लेकिन वो डेप पहले साल लगाता है या आखिरी बार लगाता है? तो डेप तो वही लगाता है जो मालिक होता है। तो मालिक तो है नहीं वो, और फिर भी क्या लगाता है? तो इसका मतलब लीगली मालिक नहीं है, मगर सब्सटेंस क्या है, क्रक्स क्या है? मालिक है। अब बच्चों, हम कार खरीदते हैं, लोन लिया, कार खरीद ली, और कार में लिखा होता है कि बैंक पे फाइनेंस है, लिखा होता है। लेकिन हम अपने पास रखते हैं, चाबी हमारे पास रहती है, हम ही चलाते हैं, हम ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लेकिन गाड़ी किसके पास वो होती है? गिरवी, बैंक के पास। लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि आने वाले समय में हम इसकी किस्तें चुका देंगे और हम पक्के वाले मालिक बन जाएंगे, लीगली भी बन जाएंगे। तो सब्सटेंस क्या कहता है? मैं मालिक हूं, गाड़ी मेरे पास है, चाबी मेरे पास है, चला मैं रहा हूं, तो ये तो हो गया सब्सटेंस कि मैं मालिक हूं। लेकिन कागज देखो तो मालिक में लिखा होता है बैंक भी है। तो लीगली बैंक मालिक होता है कब तक? जब तक हम लोन ना चुका दे। मालिक हम भी होते हैं और बैंक भी होता है, डबल उस मतलब बैंक का इंटरफेरेंस होता है। हम गाड़ी को बेच नहीं सकते जब तक बैंक की एनओसी नहीं मिल जाए। तो लीगली बैंक का भी हस्तक्षेप है, बैंक मालिक है। लेकिन कागज क्या कहते हैं कि कागज मतलब लीगली कागजों को मत देखो, सिंबॉलिक मैसेज क्या जाता है? सब्सटेंस, कि मालिक मैं ही हूं। तो ये वो कह रहे हैं, अकाउंट्स कभी कभी कागजों को नहीं, किसको देखता है? सब्सटेंस को देखता है। मतलब हमने एक गोडाउन खरीदा, गोडाउन बैंक के पास गिर दिया, लोन से खरीदा, और गोडाउन की रजिस्ट्री बैंक के पास है, लेकिन हम उस गोडाउन को अपनी एसेट्स में लेते हैं। ऐसे ही हम हायर परचेज वाली मशीन को क्या करते हैं? अपनी एसेट्स में लेते हैं। जैसे हम लोग एक एंट्री करते हैं, मशीन टू व्हाट? हायर वेंडर। तो हम यहां क्या रूल लिखते हैं? एसेट। और हायर वेंडर, वेंडर भी विक्रेता, वेंडर भाई बेचने वाला। मशीन खरीदी, किससे खरीदी? वेंडर से खरीदी। तो मशीन क्या है? एसेट है। और ये कौन है? वेंडर, बेचने वाला, लायबिलिटी है। तो अभी तो हम मालिक नहीं है, लेकिन आप अपनी बुक्स में क्या लिख रहे हैं? A प्लस। इस एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं?
सब्सटेंस ओवर फॉर्म। बस बच्चों ये तो थियोरेटिकल है, ठीक है। बस अभी बच्चों इसको इतना ही लेते हैं। ये पूरा हो गया, करीब करीब सारे कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस पूरे हो गए। कर लेंगे बच्चों और आगे।